इसका वो चेहरा उजागर करेंगे जिसमें इसे आतंकवादी नजर नहीं आते। शी जिनपिंग ने अक्सर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब जब हमने ग्लोबल डेजिग्नेट करने के लिए आतंकियों की लिस्ट लगाई है, सबसे पहले उन्हें बचाने यही आया है। पहलगाम हमला हमारे यहां हुआ तो चाइना की तरफ से एक जांच की डिमांड की गई कि एक काम करते हैं, जांच बिठा लेते हैं कि यह आतंकी हमला किसने किया है। चीन की आज हम उस पॉलिसी को आपके सामने पर्दाफाश करेंगे, एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और संभवतया आप में से बहुत से लोग जो इस थॉट के साथ चल रहे होते हैं कि चीन अपना पड़ोसी है, इसके साथ संबंधों को क्यों ना सुधार लिया जाए। जब ये थोड़े दिन पहले भारत के साथ आकर के कहने लगा था कि अमेरिका ने ट्रेड टैरिफ लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे व्यापार कर लो, मैं आपको बहुत सारा व्यापारिक लाभ दे दूंगा, तब भी हमने डिसाइड किया था कि चीन से तब तक कोई मित्रता नहीं जब तक ये पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते भारत के खिलाफ यूज करना बंद नहीं कर देता। पाकिस्तान ने अपने आप को इसके सामने परोस कर जो रख दिया है, फिर चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात ही क्यों ना हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उसे निकलवा कर पाकिस्तान ने उसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत माना था। आज पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीनी सेना पाकिस्तान में अपना बंकर बनाकर बैठी है, बलूचिस्तान के अंदर बलोच लोगों के ऊपर अपनी तरफ से यातनाएं दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान तो चीन के साथ रहकर समझ रहा है कि उसे किसी बहुत बड़े देश का संरक्षण मिल गया है, जिसकी छाह में वो बिल्कुल वैसे चल सकता है जैसे ऊंट गाड़ी की छाह में कभी कुत्ता चल रहा होता है। खैर, फिलहाल के लिए आज हम इसका वो चेहरा उजागर करेंगे जिसमें इसे आतंकवादी नजर नहीं आते। दुनिया के देश जिन्हें आतंकवादी मानते हैं, चीन को वो नजर नहीं आते, और चीन को जब नजर नहीं आते तो स्वतः ही समझ में आता है कि चीन पाकिस्तान के आतंक को भी अपने हित में उपयोग लेना चाहता है। ऐसे में अमेरिका जो नहीं चाहता कि ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो या एससीओ नाटो के खिलाफ खड़ा हो, उसे निश्चित ही खुशी हो रही होगी कि वो संगठन जो मेरे खिलाफ बनने की तैयारी में थे, आज वो खुद से ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। करें भी कैसे जब कुछ लोगों के अपने स्वार्थ ज्यादा बड़े हो जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा सबसे पहले एससीओ के ऊपर करते हैं। एससीओ की बात है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है। साथियों, एक समय पर दुनिया के 5 देशों ने मिलकर शंघाई 5 नाम से एक संगठन बनाया था। 1996 की बात थी। 3 देशों को साथ में पकड़ा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। इस तरह से रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और चाइना, इस तरह से 5 देशों ने सबसे पहले एक संगठन बनाया कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, रक्षा क्षेत्र के अंदर भी सहयोग करेंगे, लेकिन रक्षा के लिए सेनाएं साझा करना इसमें प्रस्तावित नहीं था, सहयोग करेंगे। इस तरह का एक सहयोग संगठन बना 1996 में। धीरे धीरे इसमें और देश जुड़ते चले गए। आज इसी सहयोग संगठन के अंदर 10 देश शामिल हो चुके हैं। इन 10 देशों में फहरिस्त में भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 के अंदर इसमें शामिल हुए। सबसे ताजा मेंबर में बेलारूस शामिल है और उससे 1 साल पहले ईरान शामिल हुआ था। कुल मिलाकर अब इस सहयोग संगठन में 10 देश हैं, जिन्हें आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देख तो बढ़िया रहे हैं, लेकिन साहब कुछ खासियत भी है क्या? बिल्कुल खासियत है। खासियत यह है कि इनके पास दुनिया की 43% आबादी रहती है। साहब, लगभग आधी ही आबादी 10 देश रख रहे हैं, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर होता तो G7 से बड़ी इज्जत पा रहे होते। कुल मिलाकर के आबादी अधिक है, लेकिन उनके ऊपर की जिम्मेदारियां भी अधिक हैं। इन्हें लगता था कि हम नाटो तो नहीं बना सकते, क्योंकि नाटो में तो डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन कोई नहीं, कम से कम एक दूसरे का सहयोग करके क्षेत्रीय संगठन तो खड़ा कर लें जो आपस में बातचीत तो करे, एक दूसरे के खिलाफ तो ना हो, एक दूसरे के साथ तो रहे, चाहे किसी भी प्रकार की बातें हो साझा तो करे। ठीक है साहब, इसी को लेते हुए इनके बीच में बैठकें प्रस्तावित हुई। एससीओ की बैठकों में 2 प्रकार की बैठक होती हैं। एक होती है समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट और दूसरी होती है समिट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक और हेड ऑफ स्टेट की बैठक।
बैठक एक ही प्रकार से, मतलब एक ही सहयोग संगठन की है, लेकिन वो दो अलग अलग होती हैं। एक में हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति लेवल के लोग जाते हैं, और एक में हेड ऑफ गवर्नमेंट जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्तर के लोग जाते हैं। तो हेड ऑफ स्टेट यानी देश का प्रथम नागरिक, तो भारत के लिए वो राष्ट्रपति है। ऐसे जिन जिन के लिए राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ स्टेट की बैठक में जाते हैं। और जब हेड ऑफ स्टेट के अलावा हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होती है तो उसमें भारत की तरफ से या फिर दुनिया में जहां गवर्नमेंट के मुखिया हैं, जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो गवर्नमेंट के मुखिया होते हैं, इस तरह से देशों के 10 देश के अपने प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, आपको ये दो बैठकें दिखा दूं तो समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट की आखिरी बैठक जो है वो 3 और 4 जुलाई के दिन कजाकिस्तान अस्ताना में हुई थी। ऐसे ही हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है वो 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। ठीक है साहब, तो भारत की तरफ से क्या पाकिस्तान में कोई गया था क्या? नहीं। जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष वहां नहीं जाना चाह रहा होता है तो अपनी तरफ से वहां पर विदेश मंत्री को, अगर राष्ट्रपति नहीं जाना चाह रहा होता है तो वहां पर प्रधानमंत्री को भेज दिया जाता है। ऐसे में भारत की तरफ से कजाकिस्तान में पिछली बार जयशंकर साहब को भेजा गया था और पाकिस्तान में भी जयशंकर साहब को भेजा गया था, जब हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ क्या कहते हैं उसको, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठकें हो रही थी। ठीक है साहब, ऐसे में बसंत की बैठक होने वाली है तियानजिन के अंदर। एससीओ के अंदर हेड ऑफ स्टेट बोले तो राष्ट्रपति स्तर के लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति जैसे स्तर के लोग पहुंच रहे होते हैं उससे पहले भी कई सारे विभाग आपस में मिलकर के संयोग कर रहे होते हैं। देखिए ऐसे समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। राष्ट्रपति जिस दिन आते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत से राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल रहे होते हैं और कुछ सारे कागज एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते हैं कि ये साहब डायरी आप रखिए, ये डायरी आप हमें दीजिए। आपने देखा हो ना, एक्सचेंज चल रही होती है फाइल की। आपको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यार ये इतने सारी फाइल एक्सचेंज हो रही हैं, कहा गया इस पर समझौते हुए, इस पर समझौते हुए, इतना जल्दी समझौते कैसे हो जाते हैं? तो ये ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कि 2 राष्ट्राध्यक्षों को मिलना है दिवाली के आसपास, है ना, तो दिवाली से पहले ही उनके तमाम विभाग जो चाहते हैं कि उस समय डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किए जाएं, वो अभी से काम करने लग जाते हैं। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई टाई अप कराना था वो अभी से जुड़ जाएगी, कल्चर मिनिस्ट्री को कराना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, गृह मंत्र, जिस भी प्रकार के मंत्रालय को चीजें एक्सचेंज करनी थी वो आपस में एक दूसरे के साथ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं। उम्मीद है कि यहां तक की बात क्लियर हो रही हो। इसका मतलब जब हेड ऑफ स्टेट की बैठकें हो रही होंगी उससे पहले बहुत सारे मंत्रियों की बैठकें लाइन में होती हैं। शी जिनपिंग ने अक्सर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब जब हमने ग्लोबल डेजिग्नेट करने के लिए आतंकियों की लिस्ट लगाई है, सबसे पहले उन्हें बचाने यही आया है। जब जब पाकिस्तान के साथ इनको काम पड़ता है, आतंकियों को बचाने चाइना चला आता है। फिर चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो या कहीं और, ये अपनी परेशानियों को भी बचा नहीं पाते, ये परेशान ही कुल मिलाकर रहते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान का बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। यहां के जो मतलब लड़ाके हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग देश बने, उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। उसके ऊपर हमने सेशन भी किया था। उस ट्रेन के हाईजैक के ऊपर इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने कहा था कि ऐसा एक्ट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाइना तक साथ में जुड़कर आया था कि हां भाई आपके ऊपर बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब पहलगाम हमला हमारे यहां हुआ तो चाइना की तरफ से एक जांच की डिमांड की गई कि एक काम करते हैं, जांच बिठा लेते हैं कि यह आतंकी हमला किसने किया है। मतलब चाइना भारत के लिए जिस तरह का स्टैंड रख रहा था वो हमको जाहिर था, और हमें तो इतिहास भी पता था। पाकिस्तान हमेशा जब भी कोई आतंकी को यूएन में बैन करने की बात आती है, चाइना उन्हें ब्लॉक कर देता है। चाइना उस पेपर को ही पास नहीं होने देता जिसपे इसकी सहमति यूएनएससी के अंदर चाहिए होती है। चाइना, आप ये पुरानी खबरें देख सकते हैं, 2022 के अंदर एलईटी के लीडर थे शाहिद महमूद करके आतंकी था, इसको बैन करना था, इसको बैन नहीं करने दिया। ऐसे ही 2022 अक्टूबर में आप देख सकते हैं तालाह सईद करके एक डेजिग्नेटेड आतंकी था, उसको इन्होंने बैन नहीं होने दिया। ऐसे ही 2023 के अंदर अब्दुल मक्की करके एक आतंकी था, उसको बैन नहीं होने दिया। यानी यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है ना, उसका यह व्यक्ति भरपूर फायदा उठाता है। चाइना के पुराने ऑब्जेक्शंस की भरमार है। जब जब इन्होंने जैश ए मोहम्मद, ये तमाम
तमाम जो आतंकी समूह हैं उनको बैन होने से रोकने के लिए अपना हर संभव प्रयास किया है। इवन 26/11 के आतंकी हमलों को, आतंकियों को भी यूएन डेजिग्नेशन पर या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई दुनिया में डिमांड की जाए, उसके खिलाफ इसने हमेशा अपनी तरफ से बैन लगाया है। क्यों? क्योंकि इसे पाकिस्तान एज इट इज चाहिए, मतलब आतंकियों के साथ चाहिए। आतंकी क्यों चाहिए? क्योंकि उसे पता है कि जब तक आतंकी रहेंगे चीन का काम चलता रहेगा। आतंकियों को 2 सूखी बोटी डालने के बाद वो चीन के हो जाएंगे और वो पाकिस्तान की सरकार को टिकने ही नहीं देंगे। वो तत्व बन जाएंगे जो पाकिस्तान की सरकार को कभी इस स्थिति तक नहीं पहुंचने देंगे कि चीन ने तुम्हें खरीद लिया है, चीन ने तुम्हें कर्ज दे दे करके अपना पपेट बना लिया है। खैर कोई बात नहीं, चीन का पाकिस्तान प्रेम यहां पर साफ दिखा। आगे बढ़ते हुए जब हम चलते हैं तो एक और बात निकल कर आती है, और वो क्या है कि हमने आपको एक जानकारी एक समय पर दी थी कि जब यूएस चाइना पर टैरिफ लगा रहा था तब भारत को इसने ऑफर किया था कि मैं आपको कम टैक्स पर माल बेचने को तैयार हूं, मैं आपको बहुत सस्ते में माल दे दूंगा। तब भी मैंने आपसे कहा था कि हम इस व्यक्ति पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक यह भारत के साथ आने की कसम ना खा ले या पाकिस्तान का साथ छोड़ने की कसम ना खा ले, इसलिए हमने इसको इग्नोर मार दिया था।